हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक्चुअली ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा वो आ जाता है ना, इतनी बार बोल बोल के पता नहीं क्यों वीडियो रुक जा रहा है बीच में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे पठार की। तो पठार की बात करने से पहले हम आप सभी को कल मैप में भी बताया अच्छे से कैसे पठार की उत्पत्ति हुई, कैसे लावा निकला, कैसे मैग्मा बना तो वो लावा कैसे बना, कहां पर से ज्यादा पेट्रोलियम निकलेगा, कहां पर से जल्दी खोदने पर निकलेगा, कैसे कैसे हुई, वो सारी प्रक्रिया आप सबसे चर्चा पर चर्चा हो चुकी है ना। चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आप सबसे उसी ऊर्जावान लाइन के साथ। नींद से इतना भी प्यार न करो कि अपने ख्वाब या अपनी मंजिल को ख्वाब ही बन जाए, अपनी मंजिल को ख्वाब में ही सोते रहे आपकी। अरे मैं डीएम बनूंगा, मैं एसडीएम बन के दिखाऊंगी, मैं डिप्टी एसपी बनकर दिखाऊंगा, मेरे शेरनियों। तो इन नींद को छोड़िए और आइए क्लास करते हैं ना। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ठंडी का मौसम आ चुका है तो सभी लोग सोना चाहते हैं। 10 मिनट को ये दिमाग, ये जो मस्तिष्क है ना, ये कहता है कि मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगी या 10 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगा। और ये 10 मिनट हमारे कब 2 से ढाई घंटे ले लेते हैं हमें पता नहीं। इसको अपने अंदर कंट्रोल रखें, रुक 10 मिनट बाद सोएंगे। और जब वो 10 मिनट आप अपने अंदर कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाले जो 10 मिनट होंगे फिर ये कहेगा 10 मिनट हो गए, चलो सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फिर आप बोलो रुक 10 मिनट, अगले 10 मिनट बाद सोते हैं। आप इस तरह वो 2.5 घंटे अपने लिए घसीट लें जो ये घसीटना चाह रहा था दिमाग से। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह हम मिलते हैं अपनी ये जागृति की क्लास में। आपके सामने देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मालवा पठार की बात की थी, यहाँ पर देखिए मालवा पठार लिखा है, आपका दिख रहा है ना सभी को? हमें तो दिख रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी दिख रहा होगा। मालवा के पठार के अंतर्गत मैंने कहा कि आपका बघेलखंड का पठार आएगा, ऊपर इसके बुंदेलखंड का पठार है, और मैंने यहाँ पर बात की कि छोटा नागपुर का पठार आएगा। ठीक है, इतनी बात मैंने की थी। फिर दक्कन का पठार की भी मैंने बात की, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और वहीं बात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं कहां पर? व्हाइट बोर्ड पर। और इसको वहीं पर लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, और व्हाइट बोर्ड में वो सारी बातें करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं हमें सब पता है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो हमें सारी बातें आपकी पता है कि आप जानना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आपसे, चलिए बात करते हैं हम आपसे किसकी? प्रायद्वीपी भारत की। किसकी बात करेंगे? प्रायद्वीपी भारत की बात करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की। आप प्रायद्वीपी भारत लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, तो आप सुनेंगे ना, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको 60 से 70% चीजें यहां भर कर दूंगी, यहां 100% भर कर दूंगी। यहां आपके होगा, जब आप प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नेहा मैम ने ऐसे बताया था। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। अब 2 भागों में मैंने क्यों बांटा, आप सभी लोगों का प्रश्न हो सकता है, तो चलिए बताते हैं। इसको भाग में बांटने से ना आपको पढ़ने में बड़ी आराम होगी। मैंने सबसे पहले लिखा मालवा का पठार, और इधर मैं लिखूंगी दक्कन का पठार। क्या होगा? दक्कन का पठार। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया दक्कन का पठार। अब मालवा के पठार में मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर 3 आएंगे, कौन कौन से आएंगे वो भी देख लीजिए। मैंने कहा यहाँ बुंदेलखंड का आएगा, बुंदेलखंड का पठार आएगा। ठीक है, और फिर दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर बघेलखंड का पठार आएगा। क्या आएगा? बघेलखंड का पठार। फिर मैंने इसके आगे बात की कि आपका छोटा नागपुर भी यहीं आएगा। तो आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी और बोले कि हाँ ठीक है मैम, समझ में आया। ये सारी बातें किसमें आई? आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आई। ठीक है, अब बात करते हैं हम दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन आएगा। देखिए दक्कन के पठार के अंतर्गत भी 3 आएंगे। कौन कौन से? एक आपका कर्नाटक का पठार आता है, कर्नाटक का पठार आएगा। दूसरा आपका महाराष्ट्र का पठार आता है। कौन सा? महाराष्ट्र का पठार आता है। तीसरा आपका तेलंगाना का पठार आएगा। कौन सा? तेलंगाना का पठार आएगा। ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब मालवा का पठार है, वो कहते हैं कि आपका किससे बना है? ये आपका बना है किससे? ये आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे है? यहाँ पर ग्रेनाइट खूब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। और ये दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट से, मतलब यहाँ पर बेसाल्ट को पाया जाता है। इतनी बातें हमें लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अगर इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले कुछ और जरूरी चीजें, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आप ओरल बता देंगे, अभी थोड़ी देर बाद कुछ चीजें हम ओरल भी बताएंगे। तो उसके लिए अब आपको यहाँ से पीडीएफ देना शुरू की जाएगी। उसके लिए आप मुझे 9889506523 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां से आप पीडीएफ का आनंद भी ले सकते हैं। मैं आपको हर रोज की पीडीएफ दूंगी। आप यहाँ क्लास सुने, उसके बाद पीडीएफ मिलेगी, सुबह क्लास पढ़ेगी, रात में पीडीएफ मिलेगी, ताकि सभी लोग क्या करें,
क्लास भी सुन लें और पीडीएफ में एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपका 100% मैं गारंटी लेती हूँ 60 से 70% चीजें आपके दिमाग में ना चली जाएं, तब फिर मेरे पास फिर से मैसेज करना। मेरे पास वो सारे जुगाड़ है कि आपके पास मैं 70 से 80% चीजें यहां भरकर ही दूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? ये आपका प्रायद्वीप भारत है। क्या है? आपका प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीप भारत है। कौन सा भारत है? ये आपका प्रायद्वीप भारत है। चलिए तो प्रायद्वीप भारत में बात करते हैं। यहां पर आपकी जो श्रेणी है, एक श्रेणी आप सभी लोग जानते हैं, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है, ऐसे श्रेणी लिखा जाएगा, उसको काट लेना। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है जो हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। किससे? जल विभाजक के रूप में। जल विभाजक के रूप में ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है। ठीक है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी पश्चिमी घाट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। इधर क्या है? इधर अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। आप देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल के क्या है? विंध्याचल के पश्चिम में है। ठीक है, विंध्याचल के पूरब में क्या है? विंध्याचल के पूरब में यहाँ पर एक आपका गैप मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मालदा गैप, और इसके अंतराल यहाँ पर मिलता है शिलांग का पठार मिलता है, शिलांग का पठार मिलता है। ठीक है, शिलांग पठार। इधर आप समझेंगे सारी बातें, मैंने इतनी बातें आप सभी को लिखी। ये क्या है आपका? ये आपका प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रायद्वीप भारत है। इसे आप प्रायद्वीप भारत समझे। प्रायद्वीप भारत त्रिभुजाकार बना है, आप सभी लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये त्रिभुजाकार है। आप सभी लोगों को आंखों के सामने मैं एकदम प्रैक्टिकल करके सारी चीजें दिखा रही हूँ, तो ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने का आनंद भी कुछ दूसरा होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप सबसे आगे क्या बात होगी? विंध्याचल से यहां पर शुरू करते हैं। कहते हैं विंध्याचल की दो भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपकी विंध्याचल की दो भुजाएं हैं। ठीक है, विंध्याचल इन्हीं दो भुजाओं के कारण टिका है, क्योंकि हमारे जब तक भुजाएं नहीं होंगे, हम पर जैसे भुजाएं नहीं होंगे तो हम कैसे लगेंगे कि हम ही हैं ना। तो ये भुजाएं किसकी हैं? विंध्याचल की हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। फिर कहा गया यहाँ पर कि इनकी दो जिह्वा हैं। जिह्वा कौन सी होंगी? अरावली श्रेणी और आपकी शिलांग की श्रेणी या शिलांग का पठार। ठीक है, शिलांग का पठार देखिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं। ये मालदा गैप जरूर है, मालदा गैप से ये अलग जरूर है हमारे प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। ठीक है, इतनी बातें हमको लगता है आप सभी को मोटी मोटी समझ में आ गई होंगी। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे विंध्याचल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विंध्याचल की। ठीक है, तो विंध्याचल की बात कर लेते हैं हम। विंध्याचल की बात करेंगे। विंध्याचल में क्या बात करना है? देखिए विंध्याचल जो है एक वलित पर्वत है। यहाँ पर देखिए आपकी कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं, कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? कैमूर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, इतना याद हुआ? याद हुआ ना? कैमूर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? विंध्याचल की श्रेणी पर। कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल की श्रेणी कहाँ पाई जाती है? या पहाड़ियां कहाँ? विंध्याचल की श्रेणी पर पाई जाती है। ठीक है, और आइए बात करते हैं हम अपने अरावली श्रेणी की बात करेंगे। इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने बताया ये प्रायद्वीप भारत का भाग से अलग जरूर है, लेकिन ये प्रायद्वीप भारत का ही भाग है जो शिलांग का पठार है। जैसे चलिए मोटा समय बात बता देते, ये मालदा गैप से अलग जरूर है, लेकिन ये प्रायद्वीप भारत का ही भाग है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी अरावली पहाड़ी गुजरात से राजस्थान तक, वैसे तो ये मेन तो राजस्थान में, लेकिन ये गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, इसकी जो श्रृंखला है गुजरात से राजस्थान लगभग 800 किलोमीटर, कितना? 800 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 800 किलोमीटर। आपकी जो अरावली श्रेणी है वो गुजरात से लेकर राजस्थान तक लगभग 800 किलोमीटर रेंज तक फैली हुई है। ये पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, इसीलिए तो मैंने बताया ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है ना। आप सभी लोग देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। यह पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर सभी लोग जानते होंगे, सबसे ऊंचा शिखर इनका कौन सा होगा? सबसे ऊंचा शिखर इनका गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर चोटी है अरावली श्रेणी की। ठीक है, गुरु शिखर चोटी है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी है आपकी। ठीक है, गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुकी हूं और फिर से चर्चा कर देती हूँ। यहीं पर माउंट आबू जैसे क्या है आपके पर्यटक स्थल है, इसी पर माउंट आबू है। क्या है? माउंट
आबू है, आपका जो एक पर्यटक स्थल है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। और यहीं पर जैनों का एक मंदिर है जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए जैन मंदिर है, ठीक है, जैन का मंदिर है, जैसे जैन बौद्ध होते हैं ना, तो उनका ये मंदिर भी है। इतनी बातें आप सभी को, हमें लगता है आज समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आ रही होंगी, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो आपके राजस्थान में पाया जाता है। अब ये अरावली श्रेणी जो है जो दिल्ली तक गई है। अब आप ऐसे जाएंगे, देखिए पहले क्या मिलेगा? गुजरात मिला, और गुजरात से सटा हुआ क्या मिलता है आपका? राजस्थान मिलता है। और राजस्थान से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? दिल्ली मिलता है। क्या मिलता है? दिल्ली, ठीक है। तो आप यहाँ दिल्ली लिखें, और दिल्ली जब ये श्रेणी आपकी दिल्ली जाती है, ये श्रेणी मान लीजिए ये अरावली की श्रेणी है, और ये श्रेणी जब दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली में क्या होता है ना, अरावली का एक शाखा दिल्ली तक चली गई, एक शाखा दिल्ली तक गई है। इस शाखा को रायसीना हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट आप लिखें, रायसीना हिल कहते हैं। दिख रहा है? रायसीना हिल कहते हैं, जो दिल्ली तक शाखा गई है आपकी। आपको, हमको लग रहा है ये सारी बातें अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ रही होंगी। जो दिल्ली तक शाखा गई आपकी उसे रायसीना हिल कहते हैं, ठीक है, रायसीना हिल कहते हैं आपकी। चलिए रायसीना हिल कहते हैं, ठीक है, रायसीना हिल कहते हैं। और इसी रायसीना हिल पर आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। क्या है? इसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी रायसीना हिल पर आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब हमको लगता है रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। और राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि वास्तुकार कौन थे? कमेंट करके बताना। और अगर तब नहीं आएगा, तब आप नहीं बता पाएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा बता ही देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं, इतना लेट कमेंट करते हैं। कौन थे? लुटियंस थे। इनको आप याद कर लेंगे, लुटियंस थे, क्योंकि अभी आपका राष्ट्रपति भवन फिर से नया बना है ना, इस वजह से। संसद भवन नया बना, राष्ट्रपति नहीं, तो इसलिए हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको, आप सभी को अच्छे से समझ में आई। हमें लगता है अब बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के दो भागों को बांटा क्यों गया, कैसे बांटा गया। तो मैंने कल बात की थी आप सभी से प्रायद्वीपीय भारत के दो भागों में बांटने की। तो सबसे पहला भाग था आपका मालवा का पठार। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, मालवा का पठार। बताइए अभी तक जितनी बातें आप सभी को बताई गई हैं, किसी को किसी प्रकार का डाउट है? अगर हो तो कमेंट करना, क्योंकि अब डाउट नहीं होना चाहिए आपका किसी भी व्यक्ति के पास। मैंने कहा यहाँ से 60 से 70% चीजें इसी क्लास में सुनते सुनते याद होनी चाहिए। और अगर नहीं याद हुई तो एक शिक्षक बेकार है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कोई भी शिक्षक हो, वो शिक्षक फिर बेकार ही होता है कि उसे बच्चों को ही समझा नहीं पाया, तो फिर वो शिक्षक किस काम का। चलिए बुंदेलखंड का पठार, आप ये हेडिंग डालें, और मालवा का पठार आप हेडिंग डालें। फिर उसके बाद मैं देखिए आपको कैसे बताती हूँ। सबसे पहले आपका आया बुंदेलखंड का पठार। कौन सा आएगा? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अब यहां से आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी ना। अब कहते हैं, फिर इसके बाद आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड, यहाँ पर बघेलखंड, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इतनी चीजें जब आप लिख लें तो उसके बाद लिखें क्या, यहाँ पर लिखे मैकाल, यहाँ पर लिखे मैकाल। अब इस मैकाल का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। वहां पर लिखे मैकाल। राजमहल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजमहल, राजमहल यहाँ पर लिखे। कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिखे, और इसे यहाँ पर लिखे। इतना लिखने के बाद अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसे क्यों लिखवा दी, बताइए नहीं, बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, आप सभी को पता है ना। रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अपने अंदर वो हौसला रखना चाहिए। हम कोई वो नहीं है, हम फौलादी हैं, हम शेर शेरनी है भाई। आप हमारे शेर शेरनी हो, तो आप सभी लोगों को तो ये हौसला रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम अभी इनकी चर्चा पर चर्चा इत्मीनान से करने वाले हैं। आप सभी लोग इससे बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब आपने हेडिंग तो डाली मालवा का पठार ना। मैंने बताया भी मालवा का पठार 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कैसे बांटा गया और क्यों बांटा गया आपका, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं मालवा का पठार ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। वो भी मैंने बात आपको बता दी, किससे बना है? आपकी ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ठीक है। आप ऐसे लिख लें, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। बाकी सारी चीजें आप लिखते रहेंगे। ये नहीं कि आप हाथ हिला हाथ जोड़ के चुपचाप बैठे हैं अपना, अरे हमें तो ठंडी लग रही है। ठंडी को रखें बगल में और क्लास करके नोट्स करते रहें। वो नोट करें जो आपको नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो छोड़ दें, ठीक है। तो कह रहे हैं इस पठार पर चंबल, बेतवा, केन, कौन कौन सी, अब आपको नदी याद करनी रहेंगी। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा,
केन, चंबल बेतवा केन नदी हैं जो आपकी क्या है, जो आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी हैं, सहायक नदी हैं। आपको इतनी बात समझ में तो आ ही गई होगी कि ये यमुना की सहायक नदी है। कौन? चंबल बेतवा केन। और सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी, ये भी यही याद कर लें, जो सोन नदी होती है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। इसको अलग से लिख लेंगे, खूब पूछा जाता है। सोन को लोग सोचते हैं कि यमुना की सहायक नदी, बल्कि वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जब चंबल बेतवा केन नदी आ गई यहाँ पर और ये यमुना की सहायक नदी है, तो यहाँ कहा गया है कि ये नदी अपने प्रवाह मार्ग पर बड़े बड़े टीले, मिट्टी के ढेर इकट्ठा कर देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। बीहड़ कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी का ढेला, ये अपने साथ अवसाद लाई और ढकेल के इकट्ठा कर दी, लाती गई इकट्ठा होता गया, लाती गई इकट्ठा होता गया। जब यहाँ पर ये इस तरह इकट्ठा हो गया, इस तरह इकट्ठा हो गया, और जब इस तरह इकट्ठा हो गया, अब इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में इकट्ठा होते गए। क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी देर में ये इकट्ठा होते गए। जब ये थोड़ी थोड़ी दूरी में इकट्ठा होते गए तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ चोरों के लिए ना पीछे, इनके पीछे छुपने की जगह बन गई। जो डकैत होते हैं, जिन्हें डकैती, जो लोग डकैती डालते हैं, जो चोरी चमारी करते हैं, उनके ना यहाँ पर इनके पीछे छिपने का मार्ग बन गया। इसीलिए कहते हैं कि चंबल अम्बल जैसे बीहड़ डकैती के लिए पनाहगार हो गया, इसीलिए चंबल घाटी को लुटेरों के लिए कहा जाता है कि ये लुटेरे यहाँ कर आकर के छुप जाते हैं, और वहां पुलिस ना 24 घंटे भी खोजेगी ना तो वो लुटेरे नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ वो ऐसे इलाके होते हैं जो आम आदमी जाता ही नहीं है, तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे किस झाड़ी कहाँ गई, कैसे गई, वो सिर्फ लुटेरे ही जानते हैं लगभग सारी बातें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मालवा का पठार सबसे अधिक चंबल घाटी, यहाँ पर ना भूमि का अपर्दन, जिसे क्या कहते हैं आप लोग, अपर्दन भी बहुत ज्यादा, जैसे मिट्टी का अपर्दन, क्योंकि यहाँ टीले होते हैं तो भाई मिट्टी का अपर्दन भी होगा। कहाँ पर? यहीं पर मिट्टी का अपर्दन भी सबसे ज्यादा यही होता है, मिट्टी का अपर्दन। ठीक है, मिट्टी का अपर्दन भी यही सबसे ज्यादा होता है। कहां पर? आपके मालवा के पठार में, और खास करके चंबल घाटी के पास। ठीक है ना, चंबल घाटी के पास सबसे ज्यादा होता है। मालवा का पठार बुंदेलखंड से लेकर के, मैंने कहा बुंदेलखंड से लेकर कहा छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। मैंने आपको मैप के थ्रू बताया भी कि मालवा का पठार बुंदेलखंड से शुरू होता है, फिर बघेलखंड और छोटा नागपुर तक क्या है, ये फैला हुआ है। मैप के थ्रू मैंने आपको सारी बातें पहले ही बता दी। ठीक है, इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि बुंदेलखंड का पठार, मालवा का बघेल का पठार और फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। वैसे इतनी ही बात रखते हैं, और क्योंकि क्लास मतलब लंबी हो गई, 3 बार मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो रुक जा रहा है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालें और इसी हेडिंग से कल हम शुरू कर देंगे आगे, इसी हेडिंग से। ठीक है, कौन सी हेडिंग से? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। चलिए अच्छा, बुंदेलखंड का पठार मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसे समझ लें, जान लें, बूझ लें। तो कह रहे हैं इस पठार के अंतर्गत झांसी, जालौन, ये जो झांसी वाला उधर का इलाका ना, झांसी हो गया, जालौन हो गया, आपका महोबा हो गया, आपका हमीरपुर हो गया, ललितपुर इत्यादि जिले आते हैं। क्या आते हैं? इत्यादि वहां के जिले आते हैं। यहाँ पर ना काफी गंदगी, यहाँ खूब मच्छर वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि ये बीहड़ का इलाका, उधर खूब मच्छर आते हैं, और यहाँ की जो मच्छर वाली बीमारियां, डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा फैलती है। ठीक है, जिले आते हैं। यहाँ की मिट्टी ककरीली पथरीली होती है। यहाँ की जो मिट्टी होगी ना, इतने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली होती है, ककड़ीली और पथरीली होती है। ठीक है, क्यों ककड़ीली पथरीली होती है? क्योंकि ये मालवा के पठार से सीधा वहां से जो नदियां आती वो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लाती, पत्थर लाती, कंकड़ लाती, इसलिए सबसे पहले बुंदेलखंड का पठार ही मिलता है उनको ना, वहां ले जाती है पथरीली। भावर मिट्टी है, इसे इन ककड़ीली पथरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भावर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर मिट्टी। अलग से मैं मिट्टी इनके बारे में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भावर, बांगर, ये सब मिट्टियां, इनके बारे में मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन यहाँ आप समझ लें कि बुंदेलखंड से आपकी भावर मिट्टी मिलती है। जहां ककड़ीली पथरीली मिट्टी होगी वो भावर मिट्टी होती है। ठीक है, उपजाऊ नहीं, ये अब भाई यहाँ कंकड़ पत्थर है, आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि यहाँ कंकड़ पत्थर है, तो क्या ये मिट्टी उपजाऊ होगी? क्या नहीं उपजाऊ होगी ना, ये उपजाऊ नहीं होती है। क्या ये उपजाऊ नहीं होती है? उपजाऊ नहीं होती है आपकी। ठीक है, उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती है, ककड़ीली पथरीली जरूर होती है। इसी कारण उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही माना जाता है। यूपी का, आपके यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका यही है, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका यही है, बुंदेलखंड का। ठीक है, अब इतनी बात मोटी मोटी जान चुके हैं, कल बात करेंगे हम आपसे किससे? बघेलखंड की बात करेंगे। ठीक है, बघेलखंड का पठार कैसे है, कैसे बना, कब निर्मित हुआ, मतलब इसी का हिस्सा है, लेकिन उसकी बात करें, क्योंकि बघेलखंड का पठार आपके, चलिए यही बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वो टॉपिक नहीं है। कौन सा?
बघेलखंड का पठार। दूसरे नंबर का है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में। ये फैला कहाँ है? ये आपके एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ये एमपी में है। और यहीं पर जो आपकी हीरे की खान है ना, पन्ना, यहीं पर है हीरे की खान। हीरे की खान पन्ना यहीं पर है। हीरे की जो खान है पन्ना, वो कहां पर है? यहीं पर स्थित है। पन्ना यहीं पर स्थित है। हीरे की खान जो आपकी पन्ना है वो यहीं पर स्थित है। इसी पठार से हीरा पाया जाता है। इसी पठार से क्या पाया जाता है? आपका हीरा। हीरा जिसे हम लोग डायमंड बोलते हैं ना, इसी पठार से पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार लंबा टॉपिक है, मतलब लंबा है, उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमें लगता है आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। आप सभी लोगों को समझ में आया बुंदेलखंड का पठार? सारी बातें आपको समझ में आई? यहां से लेकर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, हमें लगता है बहुत अच्छे से। और बघेलखंड का पठार, सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये आपके कुछ टॉपिक थे और मैंने इन्हें आज बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताया। और प्रयास करें कि आप सभी लोग इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। और बहुत ही जल्द अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी लोगों को सुप्रभात। मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।